Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Gap and the Game, written by the collaboration of Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. We are on page number 78. Our title है Give yourself 5 minutes in the gap and then move forward. रेंडी पॉश के लिखे हुए कुछ शब्द यहाँ पर कि one thing that makes it possible to be an optimist is if you have a contingency plan for when all the hell break loose. कि जब लगता है कि दुनिया के अंदर यार कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो आशावादी अगर आप होते हैं तभी पॉसिबल होता है कि आपके पास में एक कॉन्टीजेंसी प्लान भी होता है। तो राइटर कहता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास में एक प्लान है कि अगर लाइफ में ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में किम बटलर, ईयर 1988, ये एक कॉलेज सॉकर प्लेयर थे और इनके पास जो लड़कियों की टीम थी जिन्हें वो ट्रेन कर रहे थे, उसमें से बहुत सी लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने ज़िंदगी में कभी भी सॉकर खेला ही नहीं था। अब क्योंकि टीम में ट्रेंड सॉकर प्लेयर नहीं थे तो गेम कैसे खेलेंगे, तो कोच ने फोकस किया दो चीज़ों पे, माइंडसेट एंड एबिलिटी टू रन। भाई बस दौड़ते रहो दौड़ते रहो। शुरू के जितने भी गेम थे मोस्टली उसके अंदर ये जो टीम है उसको ओपोनेंट बिल्कुल बुरे ढंग से हराते थे, और जितने बुरे ढंग से वो हारते थे उतना ही इमोशनली ब्रोक होते थे। कोच ने एक रूल बनाया जहाँ पे वो अलाउ करता था उनको सिर्फ 5 मिनट के लिए, वो एकदम जो होता है डाउन इन द डम्स फीलिंग को फील करना, 5 मिनट गैप में रहना, एंड देन दे हैड टू मूव ऑन। क्योंकि उनके पास कोई लॉकर नहीं थे, लॉकर रूम्स में जहाँ पे प्लेयर बैठ के रेस्ट करते हैं, चेंज करते हैं। तो आफ्टर द गेम ये बिल्कुल पसीने से भरे हुए, धूल मट्टी से सने हुए प्लेयर्स जो थे वो बस में जाते और वहाँ पर वापसी के लिए, और कोच एक टाइमर शुरू करता और 5 मिनट देता था कि भाई अब तुम्हारे पास 5 मिनट है, जितना बुरा फील करना है उतना कर लो। बस 5 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाती थी। 5 मिनट के बाद में कोच एक और 10 मिनट का टाइमर लगाता था और सब प्लेयर से कहता था कि ये बात करो कि आज की गेम में क्या अच्छा हुआ। वो क्या कर रहा था, वो उन्हें सिखा रहा था कि किस तरह से लाइफ के पॉजिटिव के ऊपर फोकस करना है। वो गैप के प्रॉब्लम को सीधे गेन में लेके जा रहा था। 10 मिनट के टाइमर के बाद में फिर एक और 20 मिनट्स का टाइमर सेट करता था और फिर प्लेयर्स को कहता था कि दूसरे प्लेयर ने उस गेम के बीच में क्या अच्छा किया। और जैसे ही 220 मिनट का ये टाइमर ऑफ होता था, अब कोच अलाउ नहीं करता था कि अब गेम के बारे में कोई बात करे। वो गेम की सारी कॉन्वर्जेशन ख़त्म, सब कुछ ड्रॉप। तो ये प्रोसेस क्या था, कोच हेल्प कर रहा था अपने हारे हुए प्लेयर्स को अपने आप को मेजर करना बैकवर्ड कि क्या उन्होंने अच्छा किया, क्या उनके टीम मेंबर्स ने अच्छा किया, पूरे एक्सपीरियंस को गेम में फ्रेम करके, और पास्ट को हटाया। उसके बाद में उस गेम की कोई बात नहीं होगी, आप आगे फॉरवर्ड मूव आउट करो। अगर गेम के ड्यूरेशन में ऐसे भी कोई लोग होते थे जो 5 मिनट के गैप के बाद में या गेम के ड्यूरेशन में बहुत ही गैप में रहते थे, तो कोच उन्हें वापस से 5 मिनट के लिए दूर भेज देता था कि भाई दूर चले जाओ, फ्रेश होके आओ, और जब गैप ख़त्म हो जाता तब उन्हें वापस इन करता था। ये जो ट्रेनिंग थी, ये सॉकर प्लेयर्स की ट्रेनिंग थी टू ऑलवेज स्टे इन गेन। आप ये देखिए वो क्या कंट्रोल कर सकते थे अपनी माइंडसेट को और अपने एंड्योरेंस को, अपनी शक्ति को, अपनी सस्टेनेबिलिटी को, और उसके बाद में टीम ने जीतना शुरू किया। साल के में पहले 6 महीने वो सारी गेम हारे, और उसके बाद में साल के अगले 6 महीने वो सारी गेम्स जीते, और उन्होंने एट द एंड ऑफ द ईयर NCAA डिवीज़न 2 चैम्पियनशिप को जीता। अगर ये देखें कि उन्होंने चैम्पियनशिप कैसे जीती, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी से, कि उन्होंने जो भी हारते थे 5 मिनट सिर्फ गैप को दिया और इमीडिएटली अपने माइंडसेट को गेम में कन्वर्ट किया, और जैसे ही उन्होंने गेम को फ्रेम किया, नई प्रैक्टिस के बाद में गए, उसके बाद नई प्रैक्टिस, नई गेम, और जीतते चले गए। इसी प्रिंसिपल को सीखते हुए एक पार्टिसिपेंट थी किम। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनी, और जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजिंग फर्म रन कर रही थी। उसने सीखा कि ये गैप को किस तरह से बाहर निकालना है और किस तरह गेन माइंडसेट में आना है। यंग किम ने ये डेवलप किया कि भाई
ये जो हैबिट होती है ना अपने आप को हमेशा अपने आइडियल से कंपेयर करने की, वो खुश नहीं थी, वो उसे पता नहीं था कि अपने आप को बैकवर्ड कैसे मेजर करना है। वो सालों साल अभाव की फीलिंग के साथ में रही थी, और जैसे ही अपने कोच के साथ उसने अपने आप को बैकवर्ड मेजर करना शुरू किया, गेन में होना शुरू किया, वो ज़्यादा हैप्पियर थी, ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, ज़्यादा सक्सेसफुल थी। अब वो उसकी सारी ज़िंदगी एक एंटायर नए अप्रोच के साथ में थी, जो कि गेन पर्सपेक्टिव से था। किम ने अपने क्लाइंट्स को भी ये सिखाया, उनको ये नहीं बताया कि भाई क्या करो या क्या नहीं, उन्होंने सिखाया उसको, किम ने अपने क्लाइंट्स को सिखाया कि भाई वो अपने आप को मेजर करें कि वो कहाँ थे, उन्होंने कितना पैसा सेव किया, उन्होंने कितनी इनकम और जनरेट की अपने इन्वेस्टमेंट से। किम का क्वेश्चन अपने क्लाइंट्स को क्या था कि 90 दिनों में आपने कितना पैसा बचाया। लास्ट 90 दिनों में उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट से क्या क्या कमाइयाँ करी। अदर देन कि मेरा ये फोकस था मैं वहाँ कहाँ जा रहा हूँ, उसने फोकस क्या किया जिस पे कि जो एक्चुअली में टेंजिबल था, जिसे वो नाप सकते थे। जो आपका उद्देश्य होता है वो जब तक अलग, आप जब उस रास्ते पे होते हो तो उसे नाप नहीं सकते, आप एफर्ट कर रहे होते हो, पर जो आप पीछे कर चुके होते हो उसे आप नाप सकते हो, क्योंकि वो मेजरेबल होता है। सो किम का ऐसा नहीं था कि वो ये सब सीखने के बाद में गैप नहीं मैं जाती थी, वो जाती थी, लेकिन 5 मिनट के बाद में इमीडिएटली, जैसा कि उसके कोच ने सिखाया था, शी विल गो बैक टू गेन। क्योंकि जब आप गेन में होते हो ना, जब प्रचुरता में होते हो, जब फ़ायदे की बात करते हो, तो आप आगे की तरफ मूव करते हो। जैसे ही आपको ये पता होता है ना कि मैं गेन में हूँ, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी लाइफ की, अपने आउटकम्स की, आप एक्सेप्ट करते हो कि भाई इस समय मैं यहाँ पर हूँ और मुझे आगे जाना है, एंड दैट यू डू विद द हैप्पी मूड, विद द स्माइल। इन परफॉर्मेंस साइकोलॉजी एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। इस स्ट्रैटेजी के अंदर आप प्लान करते हैं अपने वर्स्ट के लिए, ताकि आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। तो चलिए इसको समझते हैं ये क्या है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन में आप एक प्लान करते हैं और आप ये देखते हैं कि इसमें अगर ये चीज़ें फॉल अपार्ट कर ली, गलत हो गया, ये ऑब्स्टेकल्स हैं, ये सेटबैक्स होंगे, तो आप प्री प्लान करते हैं कि आप इन ऑब्स्टेकल्स, इन रुकावटों से किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि अगर आप किसी डाइट में हैं, आप पहले ही प्लान करते हो कि अगर कोई आपको आपका फेवरेट जंक फूड देगा या खाने को देगा, तो आप कैसे बिहेव करोगे। अगर आप स्ट्रेस करते हो और आप ट्रिगर होते हो, आपका चीनी खाने को दिल करता है, मोस्टली लोगों का डिप्रेशन में ज़्यादा खाते हैं वो, तो आप कैसे बिहेव करोगे। ये एक बहुत ही पावरफुल और सिंपल और हेल्पफुल स्ट्रैटेजी है। रिसर्च ये दिखाती है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन इंक्रीज़ करते हैं, तो ये आपको सेल्फ कंट्रोल बढ़ाती है, और अगर आप बैड एनवायरनमेंट में होते हैं ना, तो भी आपको एक डायरेक्शन देती है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्री प्लान्ड रिस्पॉन्स है कि भैया ऐसा होएगा तो मैं ये करूँगी। तो यहाँ पर आपको विल पावर को ज़बरदस्ती नहीं लेना होता है, आप ऑलरेडी प्लान्ड हो कि भाई मैं डाइट पे हूँ, अगर मैंने कोई खाने का केक आएगा तो मैंने क्या करना है, मेरी फैमिली अगर डिनर पे मुझे लेके जा रही है, देन व्हाट एम आई सपोज टू डू। जब आपने प्री प्लानिंग कर लिया कि मैंने इन रुकावटों से कैसे डील करना है, तो सच में जब वो रुकावटें आती हैं ना, तो यू आर नॉट थ्रोन ऑफ। अब आपको ये नहीं लगता है कि मेरे गोल जो है वो साबोटाज हो रहे हैं, क्योंकि आपने उससे ऑलरेडी प्लान करा हुआ है। ये जो डिसीजन फिटीक होता है ना, थकावट जो होती है कि अरे यार मैं क्या करूँ अब, और थकते हैं हम उसके अंदर, ये तब होता है जब आपको यही नहीं पता होता है कि मैंने भैया आगे करना क्या है। अब आपके पास बहुत ऑप्शन आ रही हैं, आप इंडिसिसिव हो, आपको टेम्पटेशन भी हो रही है कि मैं ये कर लूँ, ये ना कर लूँ, और फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और आपको समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। जब हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं, तो ये आपको अनेबल करता है, क्षमता देता है कि आप इंटेंशनल रहें। तो आप ऑलरेडी प्लान्ड है, तो आपको विल पावर आपकी बर्न आउट होएगी नहीं, आपका कोई डिसीजन फिटीक होएगा ही नहीं। आपको पता है कि भाई आपने क्या करना है, ये नहीं होगा तो मुझे ये करना है, ऐसे नहीं होगा तो मुझे ये करना है। एक सिंपल प्लान इन प्लेस है विद डिफरेंट ऑप्शंस की भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ होता है मेरे गोल के साथ में, तो मैं क्या करूँगा।
और ये प्री प्लान आप किसी भी सिचुएशन के लिए बना सकते हैं, किसी भी सिनेरियो को देख सकते हैं कि भाई ऐसा मैं करने चाह रहा हूँ, उसमें क्या क्या होगा एंड मैं स्पेसिफिकली कैसे रिस्पॉन्ड करूँगा। तो सपोज़ करो कि आपको ज़्यादा मीठा खाने की आदत है, पेज नंबर 83 पे हैं हम, तो आपने पहले ही प्री प्लान करा कि भाई जितनी बार मैं शुगर के बारे में सोचूंगा और मेरे को ट्रिगर होगा कि मैंने शुगर खाना है, तो मैं उसी वक्त 10 पुशअप्स करूँगा। इन द बिगनिंग हो सकता है कि आप एक दो बार मिस कर दें अपने प्री प्लान में रिस्पॉन्स में, लेकिन ग्रेजुअली क्योंकि आपका गोल है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का, तो ओवर टाइम आप अपने प्री प्लान रिस्पॉन्स की तरफ जाके एक नई हैबिट को और इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्सेस को ज़रूर क्रिएट करेंगे। तो सॉकर कोच का जो ये 5 मिनट्स का रूल था कि भाई हमने 5 मिनट ही गैप में रहना, ये एक बहुत ही इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन वर्क में थी, रादर देन ट्राइंग टू बी परफेक्ट और नेवर टू गो कि नहीं हम तो दोबारा गैप में जाएंगे नहीं। कोच को मालूम था कि ये गैप पे टाइम टू टाइम ज़रूर से जाएंगे, स्पेशली जब उनका नुकसान हुआ है, जब वो हारे हुए हैं। सो रादर देन प्लानिंग कि भाई आइडियल फ्यूचर क्या होता है, हम आ जाएंगे प्री प्लान्ड रिस्पॉन्स कि भाई अब क्योंकि मैं हार गई हूँ, थिंग्स हैज़ फॉलन अपार्ट, तो मैं अभी गैप में हूँ एंड देन हाउ विल वी गो इनटू गेन, सारा स्टेप बाय स्टेप इज़ ऑलरेडी प्लान्ड। तो यहाँ पे गोल ये नहीं है कि आप गैप में नहीं जाओगे, ये तो आप टाइम टू टाइम, हम मनुष्य हैं, जाएंगे ही जाएंगे। गोल क्या है कि जैसे ही आप गैप में जाएं, जितनी जल्दी हम उससे बाहर निकल सके। तो एक बिहेवियर साइंटिस्ट हैं बीजे फॉग, उन्होंने एक ब्रेक थ्रू मेथड बनाया जिसको वो कहते हैं टाइनी हैबिट। एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल तरीका है जिसमें आप इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है कि आप एक नई हैबिट को, जिसे आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में आए, उसे रूटीन में लाएं, जैसे कि आपके पास ऑलरेडी है। टाइनी हैबिट रेसिपीज़, अब इसके 5 एग्जाम्पल हैं, चलिए उसको स्टडी करते हैं। कि अभी आपने किसी से अपने आप को कंपेयर किया, अरे यार इसके पास ये है मेरे पास नहीं, अरे ये सुंदर है मैंने, ये टॉल है नहीं है, ये पतला है मैंने। उसी वक्त आप अपने आप को कहेंगे, पूछेंगे अपने आप से, भाई तू गैप में है कि गेन में है। जैसे ही आप डिस्करेज्ड फील करेंगे कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, आप 3 स्पेसिफिक गेन्स लिखेंगे जो आप लास्ट 30 डेज में पा चुके हैं। फिर जब कोई भी चीज़ आपको सेटबैक की तरह लगती है या कोई आपको बता रहा है सेटबैक में, तो उसी वक्त आप समझिए कि मैंने इससे क्या गेन किया, इस एक्सपीरियंस से क्या पाया। पॉइंट नंबर 4, मैं जब भी कोई नई मीटिंग करूँगा तो मैं ये अपने आप से पूछूँगा कि हमारा बिगेस्ट गेन क्या था, मेरा क्या था, कल का बिगेस्ट गेन क्या था, ताकि मैं गेन माइंडसेट में उस टीम मीटिंग को करूँ। और जैसे ही मैं अपना जर्नल खोलूं, जो आप लोग लिख रहे हैं बुक के साथ में, आप इमीडिएटली क्या लिखेंगे कि मैं अपने गेन के बारे में। तो ये जो चैप्टर ख़त्म हो रहा है, इसमें हमने सीखा क्या कि जब हम गैप में होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में एक नेगेटिव कंपाउंड इफ़ेक्ट होता है, गेन होते हैं तो पॉजिटिव कंपाउंड इफ़ेक्ट होता है। रिसर्च ये दिखाती है कि हैप्पी पीपल 10 साल ज़्यादा जीते हैं। और आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को फ्रेम कैसे करते हो, आपकी बॉडी इस एक्सपीरियंस को कैसे प्रोसेस करती है, उस पर डिपेंड करता है कि ये एक्सपीरियंस क्या है। जब आपके पास में भाषा होती है तो ये आपको अलाउ करती है कि आप अपनी धारणाओं को बनाएं, उसे यूज़ करें। गैप एंड द गेन, ये अपने आप में एक लाइन जो है, ये एक यूज़फुल टूल है, क्योंकि एक भाषा है, ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आप जब भी गैप में हो अपने आप को कॉल आउट करो, भाई तू गैप में है, बोलना है आपने अपने आप को कि गैप में है। जितने भी घर में लोग हैं उनको इस कॉन्सेप्ट को समझाइए कि भाई गैप एंड गेन क्या होता है, और उन्हें परमिशन दें कि जब भी आप गैप में हो वो आपको कॉल आउट करें, वो आपको बताएं कि भाई तू अभी गैप में है। प्रैक्टिस करें मेंटल सब्सट्रैक्शन की, अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए कि आपने ज़िंदगी में कितनी चीज़ों को पाया है। और फिर
एक गेन टाइनी हैबिट रेसिपी क्रिएट करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वुमेन सॉकर टीम ने करी थी, ताकि आप हमेशा गैप से बाहर रह सको। कहना क्या चाह रहा है राइटर, वो बार बार ये कहना चाह रहा है, हम मनुष्य हैं, इतने सालों से जी भी रहे हैं, कंडीशनड हैं, तो गैप तो आएगा ही आएगा। उसको मैनेज कैसे करना है, उसमें से निकलना कैसे है, उसके बहुत सारे तरीके वो हमें बता रहा है। अगर सिर्फ पढ़ा और कुछ किया नहीं तो ये एक सिर्फ नॉलेज रह जाएगी, इम्प्लीमेंट किए बिना ज़िंदगी में उतरेगा नहीं। तो आई एम वेरी श्योर दैट आप इसे अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, क्योंकि आपकी वजह से मैं भी इसे अपनी लाइफ में लेके आ रही हूँ। थैंक यू सो मच।